नमस्कार। खुला आकाश देखने वाले सभी दर्शकों स्वागत है। आज खुला आकाश के मंच में हम आपको लिए चलेंगे खेलों की दुनिया में। आज हम चर्चा करेंगे खेल के क्षेत्र में महिलाओं के बारे में। और आज जिस खेल विशेष के बारे में या जिस खेल विशेष से जुड़ी हुई आज की हमारी जो खास मेहमान है उसके बारे में मैं बताने से पहले बता दूं कि आज हम एक मार्शल आर्ट वुशु के बारे में बात करेंगे। आज हमारी जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं, वो इसी से जुड़ी हुई हैं और इसकी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो मैं परिचय करा दूं आज की हमारी खास मेहमान नूतन जी से। नूतन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। जैसा कि मैंने बताया दर्शकों से मैं बातचीत कर रही थी तो कि हम आज एक मार्शल आर्ट के बारे में बात करेंगे। कुंग फू, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, ये तो मैंने मतलब कॉमनली सुनते हैं। वुशु क्या है, इसके बारे में बताएं। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं डीडी बिहार को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैम, वुशु एक मार्शल आर्ट है जिसको हम मदर ऑफ मार्शल आर्ट बोल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ताइक्वांडो में बस किकिंग होता है और बॉक्सिंग में बस पंचिंग होता है, रेसलिंग में बस थ्रोइंग होता है, किक बॉक्सिंग में किकिंग और पंचिंग होता है। वुशु एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें किकिंग, पंचिंग, थ्रोइंग सब तरह का कमांड फाइट हम लोग करते हैं। अच्छा। और ये दो तरीके का होता है, वुशु में सांसू और ताओलू। सांसू में वो फाइटिंग इवेंट होता है, दो फाइटर होते हैं जो आपस में लड़ते हैं। और ताओलू होता है जिसमें तलवार, भाला और डेमोन्स्ट्रेटिव इवेंट जिसमें डेमो के थ्रू दिखाया जाता है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। अच्छा, तो ये वुशु जैसे कि मैं मार्शल आर्ट बता रही, इसमें सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। थोड़ा सा हम इसके ओरिजिन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कहाँ का ये बेसिक आर्ट है, मार्शल आर्ट है ये। नॉर्मली हम लोग कुंफो, बहुत लोग वुशु तो नहीं जानते लेकिन कुंफो जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। इंडिया में मतलब इसको कुंफो को लोग जानते हैं, लेकिन चाइना ने वुशु नाम दिया और उसको मॉडलाइज करके एक नाम दिया कि वुशु है और एक खेल के रूप में खेला जाने लगा जी। और उसकी शुरुआत जो हुई थी ये खेल के रूप में हमेशा से था ये क्या? नहीं, वुशु जब चाइना ने किया तब से खेल के रूप में। पहले लोग बचाव के लिए, बहुत भिक्षु लोग बचाव के लिए अपना यूज करते थे। अच्छा। और जब चाइना स्टार्ट किया उसके बाद इंडिया में 1989 में आया। बिहार इंडिया में तब से खेला जाने लगा, तब से आज तक खेला जाता है एज ए गेम। जी, यानी कि वुशु जो मार्शल आर्ट है वो पहले भिक्षु लोग, बौद्ध भिक्षु जो हुआ करते थे, वो सेल्फ डिफेंस के रूप में इसे यूज करते थे और ये धीरे धीरे चेंज होके एक स्पोर्ट्स के रूप में आज हमारे सामने है। और ये जैसा कि नूतन जी बता रही थी, बहुत सारे मार्शल आर्ट की गैदरिंग है और इसे मदर ऑफ मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। वुशु के बारे में जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे वो भी इंटरेस्टेड होंगे जानने में और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि क्या कैटेगरीज होती हैं, किस तरह से चयन होता है, एज के हिसाब से या वेट के हिसाब से, क्योंकि मार्शल आर्ट में जनरली ऐसे ही होता है कि वेट की कैटेगरीज होती है, एज की कैटेगरीज होती है। क्या इसमें भी कुछ कैटेगरीज होती है? इसमें होती है। इसमें एज की कैटेगरी अंडर 14 हो गया जो सब जूनियर हो गया, फिर जूनियर हो गया 18 अंदर, फिर 18 प्लस जो होता है वो सीनियर खेलते हैं। अच्छा। और इसमें वेट कैटेगरी भी होती है, क्योंकि जब भी हम बहुत कम वेट वाले को ज्यादा वेट से फाइट कराएंगे तो बहुत हावी पड़ेगा, इसलिए 4 kg का अंतराल ही होता है। अंडर 45 हुआ, अंडर 48 हुआ, 52 kg हुआ, 52 से 56 हुआ, 56 टू 60 हुआ, इस तरह से 19 प्लस तक जाता है बॉयज का। अच्छा। तो ऐसे वेट कैटेगरी वाइज हम लोग को फाइट होता है मैम, और इसमें प्रोटेक्टिव गियर पहना के और उसी से फाइट कराया जाता है, किकिंग, पंचिंग एंड थ्रोइंग। अमूमन स्पोर्ट्स को लेके एक मेंटालिटी है कि जो स्पोर्ट्स में जाएंगे तो कैरियर नहीं है, इसमें आगे चल के क्या होगा, बहुत अनसर्टेनिटी होती है। वैसे में नूतन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका मैं दर्शकों को बता दूं कि नूतन जी बिहार के एक बहुत छोटे शहर से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनका कैसे इंटरेस्ट हुआ इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, मैं उनसे ही आपको उनको जानकारी देना चाहूंगी। नूतन जी, कैसे इंटरेस्ट हुआ वुशु के बारे में, क्योंकि फुटबॉल, क्रिकेट ये तो आज गली मोहल्ले में सभी बहुत फेमस है, वुशु को लेके आपका कैसे इंटरेस्ट जागा? स्टार्टिंग में मैं भी मैम कबड्डी, हॉकी, एथलीट, इन सब गेम खेलती थी और इस लेवल पे, इसमें मैं नेशनल लेवल पार्टिसिपेट भी करती थी। अच्छा। बट उसके बाद स्कूल में बचपन से तो बहुत परेशानी हुआ, मतलब खेलती थी, जाती थी, स्कूल से ही स्टार्टिंग हुआ। स्कूल में वुशु जैसे पता चला कि कराटे सिखाया जाता है, वुशु नहीं कराटे सिखाया जाता है। अच्छा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और जब कराटे के लिए सीखने के लिए गई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मतलब 15 रुपए फी देने पड़ते हैं। तो वो फी, मतलब 3 बहन थे, एक भाई था, तो पॉसिबल नहीं था। तो राजेश सर हमारे सर है जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और वहाँ से वो बोले कि पैसे की टेंशन मत लो, तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो करो, कभी पैसे बाद में दे देना। तो मैं सीखने लगी और वहाँ से इंटरेस्ट मेरा स्टार्ट हुआ, खेलती गई, वहाँ से फिर सिलेक्शन हुआ ताइक्वांडो के लिए। ताइक्वांडो में फर्स्ट टाइम में ही गोल्ड लेके आई। गोल्ड लेके आई, उसके बाद से बहुत सारी जो परेशानियां थी फैमिली की और जो लोग के ताने की,
वो ख़त्म हुई और उसके बाद से मैं अभी इंटरनेशनल लेवल पे मैं खेली जी, मेडल भी लाई। ताइक्वांडो से वुशु तक कैसे का सफर कैसा रहा? मैं ताइक्वांडो में खेलती थी बट उसमें मुझे इंटरेस्ट भी था और मैं साई सेंटर जब मैं नेशनल लेवल मेडल ली तो मुझे लगा कि मैं आगे कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। फिर मैंने साई सेंटर में ट्रायल दिया, साई सेंटर मेरा सिलेक्शन हो भी गया। बट यहाँ साई सेंटर में लड़कियों का रेसिडेंस नहीं है, बॉयज का है, लड़कियों का नहीं है। तो लड़कियों को हमें बाहर रह के और रहना खाना करना पड़ता और ट्रेनिंग बस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता। तो हम 3 बहन थे, एक भाई था। ये चीज़ पॉसिबल नहीं था कि मेरे मम्मी पापा इतना एफर्ट कर पाते। तो फिर हमारे सर ने कहा, जो राजेश सर थे, कि इसके पंचेज में बहुत पावर है, ये वुशु कर सकती है। किकिंग तो अच्छा है, ताइक्वांडो से वुशु कर सकती है, पावर है। तो फिर सर ने मुझे सिलेक्शन ट्रायल के लिए भोपाल में भेजा। वहाँ पर स्पेशल मार्शल आर्ट एकेडमी है जहाँ मैंने ट्रायल दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा। तो एक तरह से वो अडेप्ट कर लिया गवर्नमेंट ने और वहाँ मुझे हर फैसिलिटी मिली, मेडिकल से लेकर डाइट से लेकर पढ़ाई लिखाई खेलना हर चीज़ की फैसिलिटी मिली। फिर वहाँ से मैंने किया, मैंने इंडिया के लिए 2 बार मेडल भी दिया। फिर अच्छा। मेरी जब जॉब लगी तो यहाँ आई और जॉब लगने के बाद मैं बिहार में आई तो थोड़ा परेशानी फिर से हुआ। तभी मैं जब परेशानी हुआ तो मैं वापस साई सेंटर के लिए गई। यहाँ साई सेंटर जब वुशु का भी तब तक खुल चुका था, 2-3 साल मुझे गैप हुआ। जब मैं वापस गई तो वहाँ हमारे जो साई के कोचेस थे, चाहे सुमित सर हो या सोनू सर हो या फिर हमारे कोच आनंद सर हो, उन लोगों ने कोऑपरेट बहुत किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम वापसी कर सकते हो और तुम्हारा अगर नए वापसी भी करोगे तो एक एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ है, तो वापस कर सकते हो। तब से मैंने वापस स्टार्ट किया बिहार से और अब मैं खेल रही हूँ, अभी भी खेल रही हूँ। थोड़ा इंजरी हुआ बट अभी खेल रही हूँ मैं। जी, इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, समझेंगे कि इनके लिए जो सफर रहा वो कितना चैलेंजिंग रहा, आज किन परेशानियों से जूझते हुए ये डटी हुई हैं। लेकिन हम थोड़ी सी बात करेंगे बिहार में जो लड़कियां खेलना चाहती हैं, महिलाएं जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आना चाहती हैं। चूंकि आप स्पोर्ट्स फील्ड से तो बहुत करीबी से देखते होंगे, अलग अलग स्पोर्ट्स में भी क्या स्थिति पाती है बिहार में महिलाओं के स्पोर्ट्स में? बिहार में मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैम। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था मेरे साथ बहुत सारी सीनियर गर्ल्स थी जो खेलती थी और बहुत ही अच्छी प्लेयर थी। जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया तो उन्होंने कुछ हद तक खेला भी, डिस्ट्रिक्ट में मेडल लिया, स्टेट मेडल लिया। बट जब उनकी जब उनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद से मतलब उनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई। जहाँ से 18+ सीनियर खेलना स्टार्ट करते हैं, तहाँ जब उनकी शादी हो गई तो उनका खेलना छूट गया। और जब फैमिली से उन्होंने कहा कि मैं अभी भी खेलना चाहती हूँ तो फैमिली ने डायरेक्ट कह दिया कि शरीफ घर की लड़की बाहर नहीं जाती है, खेलती नहीं है, रोड पे नहीं दौड़ती है, और परमिशन नहीं दिया। तो वहाँ से उनका खेलना छूट गया और परफॉर्मेंस फिर आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाई मैं। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी थी मेरे साथ की जो मतलब वो प्रैक्टिस आती थी मेरे साथ में, बट कुछ असामाजिक तत्व, कुछ लोगों के कारण वो डिस्टर्ब हो गई। जब उसने फैमिली को शेयर किया कि ऐसे ऐसे कुछ कमेंट करता है या मेरे पीछे लग के यहाँ तक आया था, तो फैमिली ने उनका गेम छुड़ा दिया। बल्कि उनका कोई कसूर नहीं था, बस फैमिली बोला कि ये सब नहीं करने जाना है और उनको ही गेम छुड़ा दिया और बंद कर दिया। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आती रही। फैमिली को मतलब फैमिली समझती नहीं है या समझती भी है तो उनको लगता है कि बाहर बहुत परेशानी है, हम नहीं भेजेंगे, परेशानी होगा, कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ कोऑपरेट करना चाहिए फैमिली को। जी, गवर्नमेंट लेवल पे या अलग अलग लेवल्स पे हम क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, इस पे क्या बारे में तो क्या हम बात करें। जब फैमिली सपोर्ट की वजह से ना होने की वजह से जब बैकआउट करना पड़ जाता है या ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है, ये बहुत ही अफसोसजनक है। क्योंकि जो बच्चियां अच्छा कर सकती हैं, देश का नाम रोशन कर सकती हैं, एक अपनी अलग पहचान बना सकती हैं, वो ड्रॉप आउट कर जाती है, तो ये बेहद अफसोसजनक हो जाता है। और वो भी सिर्फ इसलिए कि उनको पेरेंट सपोर्ट नहीं है या समाज के कुछ एक आध लोग जो है उन पे ऑब्जेक्शन करते हैं या तानाकशी करते हैं। ये बहुत अफसोसजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बिहार में फैसिलिटीज की बात करें, क्योंकि जैसे कोई भी गेम आज इतना प्रोफेशनल और इतना टेक्निकल हो गया है कि ट्रेनिंग और सब चीज होना बहुत जरूरी है। अगर बिहार की बात करें तो क्या कैसी अपॉर्चुनिटीज है, कैसी ट्रेनिंग्स की सिचुएशंस है? बिहार में मैम कोई साई सेंटर और एक्सलेंसी अभी नहीं है। वुशु का है बट उसमें साई सेंटर में बस बॉयज का रेसिडेंस है, गर्ल्स का नहीं है। अच्छा, गर्ल्स का होगा तो लड़कियां उस माहौल से निकल के और एक अच्छे माहौल पाएंगी तो गेम कर सकती हैं। और अगर फैसिलिटी की बात करें तो उनको बिहार में जॉब मिल रहा है जी, और स्कॉलरशिप कुछ मिल रहा है। अगर उनको इंजरी होती है तो उसके लिए पैसा गवर्नमेंट देती है और उनको अगर खेल सम्मान, अगर मेडल लेके आते हैं तो सरकार उनको खेल सम्मान देता है। और
मतलब बहुत सारे चीज में अगर वो बीपीएड करती हैं तो एज ए स्पोर्ट्स टीचर हो सकती हैं। एनआईएस करने के पैसे भी गवर्नमेंट दे रही है। अब ऐसा बहुत सारा स्कीम है, अभी नया स्कीम आया जो पहले नहीं था, जो एक ग्राउंड रूट लेवल प्लेयर को सपोर्ट दे रही सरकार, जिसमें अच्छा। प्रेरणा है जिसमें 5 लाख, और सक्षम और उड़ान जिसमें 10 लाख, और उड़ान एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट के लिए है जिसमें 15 लाख का सपोर्ट का नया प्रावधान आया है। तो जिससे अच्छा। प्लेयर्स को मतलब ग्रास रूट लेवल से सपोर्ट मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नूतन जी ने हमारे साथ शेयर की कि जो बच्चियां खेलना चाहती हैं उनके लिए आज स्पोर्ट्स में बहुत बेसिक लेवल से, रूट लेवल से ही जो है कुछ ऐसी योजना है जिसमें उन्हें पैसे मिलते हैं जिससे वो ट्रेनिंग कर सकती हैं। जैसे कि 2-3 योजनाओं के बारे में, सक्षम योजना, उड़ान योजना, प्रेरणा योजना, इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं जहाँ पे बच्चियां अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं तो सरकार उन्हें एक सपोर्ट के रूप में पैसे प्रोवाइड करती है ताकि वो ट्रेनिंग अपनी जारी रखें, स्पोर्ट्स को जारी रख सके। साथ ही साथ उन्हें कुछ इंजरीज हो जाती हैं, कई बार बहुत से इंजरीज की वजह से भी गेम छूट जाता है बच्चियों का, या वो बैकअप नहीं कर पाती, क्या उसको लेकर भी कुछ प्रावधान है? यहाँ पर मैम स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर तो नहीं है जहाँ पर ट्रीटमेंट डायरेक्ट जाके किया सके, बट कुछ इंजरी होती है तो उसमें बिल लगा के हम लोग गवर्नमेंट में सबमिट करते हैं। मतलब उसमें भी सपोर्ट है? हाँ, गवर्नमेंट उस चीज को देती है। जी, आपका खुद का कैसा सफर रहा शुरू से आज तक लेकर? मतलब बहुत बार हमारे यहाँ ऐसा होता है कि फैमिली, जैसा कि आप भी कहते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं रहती। आपकी अपनी स्टोरी क्या रही, कैसे चैलेंजेस रहे? जैसे कि आप मुझसे बातचीत कर रही थी तो बता रही थी कि पूरे दौरान जितना दिन का सफर रहा आपका खेल का अभी तक का, उसमें कई बार अलग अलग वजहों से आपका गेम छूटा, फिर आपने स्टार्ट किया। तो मैं चाहूंगी कि एक प्रेरणा के रूप में आप हमारे दर्शकों से शेयर करें कि कैसे आपने बैकअप किया और क्या चैलेंजेस रहे। जब मैं स्टार्टिंग में गेम से, मेरे घर में सबसे पहले बता दूं कि जूडो तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। मैं इस गली में खेलती थी, गली में खेलते खेलते थोड़ा दिन बाद हुआ कि लड़की है, बड़ी हो गई है, अब ये बाहर खेलना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा रुक गया था, घर में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था, कोई ज्यादा समझ नहीं पाता था। फिर मैं स्कूल में गई, नेमीचंद शास्त्री में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में वहाँ मैंने देखा कि वो गर्ल्स स्कूल था, उसमें सारे गेम्स हो रहे थे। मेरे सच बताओ तो पढ़ाई से ज्यादा मैंने गेम पे कॉन्सेंट्रेट किया, और गेम के लिए मैं स्कूल जाती थी वहाँ खेलने के लिए। कबड्डी, हॉकी, एथलीट सब स्टार्ट किया मैंने। स्टार्ट किया स्कूल में खेलती थी, मतलब स्पोर्ट्स ड्रेस बैग में रखती थी और स्कूल में जाती थी, वहाँ चेंज करती थी। जब भी स्पोर्ट्स का पीरियड होता था उसमें खेलती थी। और मार्शल आर्ट वहीं से स्टार्ट हुआ। 15 रुपए फी दे के सर ने स्टार्ट कराया। मतलब स्टार्ट जब हुआ तो मैं गई तो पता चला 15 रुपए फी देना है। तो सर ने बोला कोई टेंशन नहीं है, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने वहां से स्टार्ट करने लगी। जब मैं नेशनल लेवल के लिए मुझे सिलेक्शन हुआ जाने के लिए ताइक्वांडो में, तो मुझे सर ने बोला कि वीकली 1-2 दिन ट्रेनिंग से नहीं होगा, आपको फील्ड में आके ट्रेनिंग करना होगा। तब मैंने फील्ड में जाना स्टार्ट किया। जब मैं फील्ड में जाने लगी तो फील्ड में चेंजिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, मुझे घर से ही कपड़े चेंज करके ट्रैक सूट पहन के जाना पड़ता था। तो घर में चूंकि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती थी, शॉर्ट्स पहनना, ट्रैक सूट पहनना अलाउड नहीं था जी। तो मुझे पहन के जाने में थोड़ा सा मोहल्ले से या संबंधियों से ताने मिलने लगे। सब लोग बोलने लगे क्या खेलने के लिए भेजते हो। तो जब लोगों को पता चला कि ये मार्शल आर्ट करने जाती है तो सबने कहा ये क्या खेल, मेरे पापा से, मेरे सामने ही मैंने सुना, मेरे पापा से कहा कि ये क्या खेल के लिए भेजते हो, ये लड़की है, एक तो सांवली है, ऊपर से नाक मुंह टूट जाएगा तो शादी भी नहीं होगी इसकी। इसने खेल, अगर इतना ही खिलाने का शौक है तो वॉलीबॉल खिलाओ, फुटबॉल खिलाओ, ये सब खेल है, ये मार्शल आर्ट का क्या खेल है। वहाँ से फिर पापा ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, कोई बात नहीं खेलो। वहाँ से मैं खेलती गई, फिर स्कूल में गई। स्कूल से वापस जब मैं मेडल लेके आई तो लोकल न्यूज़पेपर में मेरा फोटो आया। जब मेरा फोटो आया तो लोग बहुत ही, मतलब जो लोग मुझे ताने देते थे, ऐसा कहते थे कोई फायदा नहीं, वो लोग बहुत उत्साहित हुए और आके मम्मी को फोटो दिखाने लगे कि देखिए आपकी लड़की का फोटो आया, हम लोग का मोहल्ला का नाम आया, नाम रोशन हुआ है। तो इस तरह से उनकी बहुत ज्यादा मेंटेलिटी, मतलब चेंजेस आई और थोड़ा खुशी हुई मुझे। और स्टेडियम में जब गई तो थोड़ा ताने, क्योंकि शराबियों का वहाँ जमावड़ा लगा रहता था, वह शराब पीते थे। जहाँ हम लोग स्टेज रनिंग करते थे वहाँ वो शीशा फेंक देते तो कई बार पंगे भी हुए, लेकिन हमारे सर ने संभाल लिया कि कोई बात नहीं, अब वो लोग 6 बजे आते हैं, तुम लोग 5 बजे तक ट्रेनिंग करके चले जाओ, हम लोग को शांति से रास्ता निकालना है, और लड़ते रहे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। वहाँ से कोच का बहुत ज्यादा सहयोग मिला। अगर कोच का सहयोग नहीं होता तो शायद मैं छूट जाता मेरा गेम। बहुत लड़कियों का तो छूट भी गया था। मम्मी पापा का भी सहयोग मिला। वहाँ से जब मैं गई तो स्कूल में मेडल लेके आई तो सर ने साई सेंटर, जब मैं भोपाल में गई, जब भोपाल में गई तो वहाँ मेरी स्टार्ट हुई इंजरीज वगैरह हुई, बट वहाँ डॉक्टर्स थे, सब चीज था, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब कॉपरेट मिला और बहुत जल्दी रिकवर भी कर ली। इंटरनेशनल मैंने 2 बार मेडल भी लिया। वहाँ से फिर मेरी कोच सारिका मैम, जो बहुत ही सपोर्ट की। जब मैं इंडिया के लिए जा रही थी तो मुझे लगा कि मैं तो
हिंदी भाषा में पढ़ी हूँ, मैं कहाँ से इंग्लिश सबसे बोलूंगी, थोड़ा अपने आप में ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, भावना आने लगती हाँ, है कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ। बट मैम का सपोर्ट था, मुझे ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ। मैं वहाँ गई, खेली, फिर सबका हाइट वेट देखी तो मुझसे ज्यादा था लड़कियों का, तुर्की का और रशिया का। तो मुझे लगा बिहार में तो ऐसी या इंडिया में तो ऐसी नहीं मिली इतनी लंबी लड़के, कैसे लड़ूंगी। बस मैं लड़ती गई, जीतती गई और मेडल जीती। मुझे बहुत खुशी मिला। मुझे अफसोस है कि मैं गोल्ड नहीं जीत पाई, ब्रॉन्ज पे ही रुक गया, बट मेरा प्रयास जारी है। वहां से आई तो मैं वापस स्टेडियम में आई, मेरी फिंगर टूट गई थी, 2 उंगलियां। जब आई तो मैं स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रही थी, मुझे लगा कि पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे। मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो एक अंकल, मतलब जब जीत के आई बिहार में तो बहुत सारा न्यूज में भी चला, बहुत सारा पेपर में भी आया। तो एक अंकल आए सडनली, बोले कि लड़कियों से कुछ मतलब नूतन दी से कुछ सीखो, नूतन दी भी मतलब प्लेयर है, उनका ऐसा बनो। मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत मोटिवेशन मिला। बिल्कुल। और उसके बाद जब मैं वहाँ तक तो मैं खेली और जॉब लग गया तो थोड़ा चैलेंजेस आए, क्योंकि जॉब लगने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलती थी। फिर मैंने गवर्नमेंट के सबने एप्लीकेशन दिया तो 2 घंटे का छुट्टी मिला जब मैं ट्रेनिंग कर पाती थी। फिर असली चैलेंज मेरी स्टार्ट हुई जब मेरी शादी हुई। तो अच्छा। शादी हुई तो शादी के बाद बहुत सारी परेशानियां होने लगा। घूंघट हो गया, बहुत सारा चूड़ी, बिंदी और पायल ये सब पहनना। और पहनने का मतलब जब मैंने शादी किया था कि स्पोर्ट्स पर्सन से मुझे सपोर्ट मिलेगा, बट मुझे बहुत दुख के साथ बोलना है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला। मुझे बहुत परेशानी हुई। जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी, पायल खोलती थी तो सबका कहना था कि ये लड़की के नाम पे कलंक है, पायल और बिछिया खोल देती है। अच्छा, तो ये सब इस लेवल पे भी चैलेंजेस आपको मिले? हाँ, मैं बिल्कुल मतलब इस लेवल पे पहुंचने के बाद मैं उस सोच से गुजरी हूँ जहाँ से या तो कोई लड़की मतलब सुसाइड कर लेती है, या तो वो लड़की मतलब उभर नहीं पाती है, सब चीज छोड़ के बैठ जाती है, छूट ही जाता है ऐसे में, स्पॉट छूट जाता है, टॉर्चर। तो उन सब चीजों को मैंने दरकिनार किया। अभी तो मैं खेल रही हूँ। परेशानियां बहुत आई क्योंकि मैं वो लड़कियों की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ जहाँ शादी के बाद गेम छोड़ना पड़ जाता है या बहुत सारी परेशानी होती है। तो मैंने स्टार्टअप किया, फिर से मैं कर रही हूँ। बीच में छूटा, फिर इंजरी हुआ, परेशानी हुआ, बट अभी मैं कर रही हूँ गेम। और मैं अभी NIS कोच हूँ। और यहाँ मैं बता दूं, नूतन जी से मैं डिटेल्स लूंगी और आपको बताऊंगी, लेकिन हमारी जो नूतन जी आज हमारे के जो खास मेहमान हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट कोच हैं और ये ट्रेनिंग देती हैं। और साथ ही ये तो मतलब कोच के रूप में तो देती हैं, साथ ही साथ अपने होम टाउन में बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती है ताकि बच्चियों का इंटरेस्ट इस रूप में जागे। इसके बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से बताएं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं यहाँ भी ट्रेनिंग देती हूँ और वीकली जब मैं आरा में जाती हूँ वहाँ भी ट्रेनिंग देती हूँ। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस का कोर्स होने वाला है, वर्कशॉप चलने वाला है जो 5 दिन का चलेगा। कॉलेजेस और स्कूल में हमारे कोचेस हम जाके हम लोग और ट्रेनिंग देंगे सेल्फ डिफेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी, तो नूतन जी आज कोशिश करती हैं कि जो बच्चियां इस फील्ड में आना चाहती हैं वो उनमें इंटरेस्ट जागे और इसीलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती हैं ताकि उनकी रुचि जागे और वो इसमें आगे बढ़े। आज हर स्पोर्ट्स जो है नूतन जी बहुत टेक्निकल हो चला है, हर एक चीज प्रोफेशनल वे में होती है, टेक्निकल वे में होती है। वुशु को लेकर ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टेक्निकल और प्रोफेशनल होना, और क्या ट्रेनिंग होती है? भी एक टेक्निकल गेम है मैम। अगर हम लोग को स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्पीड हर चीज डेवलप के साथ भी माइंड गेम है। हम लोग को दिमाग लगा खेलना पड़ता है क्योंकि आज के दौर में बस एक होता है ना घोड़े जैसा प्रैक्टिस करना, दौड़ना, ये चीज सफिशिएंट नहीं है। और स्मार्ट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक फाइट में भी सभी किक पंच थ्रो करके आते हैं। हमें दिमाग लगाना था कहाँ कौन सा टेक्निक, कहाँ कौन सा टैक्टिक्स यूज किया जाए कि हम जल्दी से जीत हासिल करें। और सामने वालों को चकमा देके पॉइंट लेना होता है। और पॉइंट्स कैसे कैटेगराइज होते हैं मैम? उसमें चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड, थ्रोइंग गार्ड सब सेफ्टी के लिए पहनाया जाता है मैच के पहले। और जब कोई खिलाड़ी पंच मारता है फेस पे तो 1 पॉइंट होते हैं, किक मारता है चेस्ट पे तो 2 पॉइंट, फेस किक मारता है तो 2 पॉइंट। और जब वो थ्रोइंग होता है और उसने गिरा दिया और गिर के खुद भी खड़ा रह गया अगर सामने वाला तो 2 पॉइंट, और गिरा के खुद भी अनबैलेंस गिर गया तो 1 पॉइंट मिलता है। और कुछ मतलब रूल्स बने होते हैं प्रोटेक्शन के लिए कि जॉइंट को अपोजिट साइड नहीं करना है, ग्रोइंग अटैक नहीं करना है, बैक ऑफ हेड अटैक नहीं करना है, जिससे इंजरी से बचा जा सके। यानी कि स्मार्ट ट्रेनिंग और टेक्निक जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अमूमन नूतन जी मैं यहाँ समझना चाहूंगी कि मैंने और भी स्पोर्ट्स पर्सन से बात की है, इंटरव्यूज किए हैं उनके, तो गेम्स कॉस्टली बहुत होते हैं। जैसे मैंने एक राइफल शूटर से बात की थी तो कई बार उनको लगा कि वो गिव अप कर देंगी क्योंकि राइफल्स इतनी महंगी आती थी कि उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी। कुछ उनके फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने उन्हें अपनी गन प्रोवाइड की या कोचेज ने बहुत हेल्प किया तब वो कंटिन्यू कर पाई।
वुशु के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि कितना कॉस्टली गेम है, क्या इसमें भी बहुत महंगा गेम है ये? वुशु की बात करें तो मैम जो इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा तो महंगा नहीं आता है राइफल शूटिंग टाइप में, बट प्लेयर्स एफर्ट कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं और अगर वो मेडलिस्ट हैं तो वो अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को कि इक्विपमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट इक्विपमेंट को कुछ पैसे देते हैं, और एसोसिएशन जो हमारी है डिस्ट्रिक्ट की, वो जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड हर फैसिलिटी है, जिससे हमारे कोचेस का सहयोग बहुत मिलता है, जिसमें हम लोग कर पाते हैं। और तावलू जो वुशु के दूसरा पार्ट है तावलू, उसमें थोड़ा सा कॉस्टली इवेंट होता है, तो प्लेयर्स करते हैं खुद से, नहीं तो अप्लाई करते हैं, नहीं तो कुछ तो मतलब खुद से करना पड़ता है मैम, कुछ खुद से करना पड़ता है, और एसोसिएशन सपोर्ट करती है हम लोग की, बाकी जो एंट्री फी है वो तो एसोसिएशन लेती है जी। कुछ खुद का जज्बा और थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये दोनों ही मिल जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि आपका खुद का जज्बा, खेलने के प्रति रुचि, एक डेडिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तभी ये चीज आपकी कंटिन्यू रह पाती है। एक प्लेयर के लिए बहुत जरूरी होता है फिटनेस रहना, अपने आप को सेफ रखना। वुशु तो किकिंग और बॉक्सिंग है पूरा, कहीं ना कहीं पंचेस आपको लगे रहते हैं हमेशा, आपकी खुद की भी बहुत इंजरीज हुई है। कितना इम्पोर्टेंट होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अपने आप को सुरक्षित रहना, वुशु के बारे में खास करके बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इंजरीज होना मतलब तय है, मैं खेल नहीं पाऊंगी। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मतलब जो रूल्स बने होते हैं, हमें जो भी प्रैक्टिस करना चाहिए वो प्रोटेक्टिव गार्ड के साथ करना चाहिए, प्रोटेक्टिव गार्ड पहनकर, चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड, ग्रोइंग गार्ड, ताकि इंजरी से बचा जा सके। इंजरी से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल इंजरी नहीं होगी, इंजरी हम फाइट करने आए तो थोड़ी तो होगी ही, बट हम प्रोटेक्शन के साथ करेंगे तो नहीं होने की चांस है जी। सेफ्टी के साथ करना बेहद जरूरी हो जाता है। हम थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे नूतन जी कि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल तो बहुत आज मतलब फेमस गेम्स में आज आ गया है। वुशु कंपैरेटिवली लोग कम जानते हैं। जो बच्चियां इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो हर एक खेल की कुछ एक कैटेगरी होती है या कुछ क्वालिफिकेशंस होती है। वुशु को लेकर क्या चीजें होनी चाहिए कि उसमें आगे बढ़ सकते हैं बच्चियां या बच्चे जो बढ़ना चाहते हैं, उनको बेसिक क्या क्या चीजें होनी चाहिए उनके पास? बेसिक में फिटनेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिटनेस करते करते साथ में स्पेसिफिक चलता रहता है थोड़ा बहुत। अगर बच्चियों की बात है, लड़कियों की बात है, तो सेल्फ डिफेंस का भी क्लासेस होते हैं, साथ में करते रहते हैं। बाकी किकिंग, पंचिंग ट्रेनिंग होती है, और मोटर एबिलिटीज को ध्यान में रख के कराया जाता है बेसिक से। क्या हाइट को, जैसे कुछ गेम्स में होता है हाइट के होना चाहिए या वेट होना चाहिए, या हर तरह का जो पर्सनालिटी का बंदा फिट हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग उसको टेक्निक उस हिसाब से ट्रेन करते हैं, हाइट है तो दूर से खेलना है, अगर हाइट कम है तो क्लोज खेलना है, सामने वाले को रेंज नहीं देना है, उस हिसाब से हम लोग फाइट में विन कर सकते हैं। और जो टनकॉन इवेंट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का ज्यादा रोल होता है, और जो भी इवेंट्स हैं वो नॉनकॉन है, पावरफुल कम हाइट में भी है, तो उसमें हम लोग चल जाता है। तो हर एक इंसान किसी न किसी इवेंट के लिए वो फिट बैठता है वुशु में जी। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें एज लिमिट्स होती है कि इस एज तक खेल सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो आगे काफी लंबे समय तक खेल सकते हैं, सीनियर लेवल पे भी खेलते हैं। वुशु के बारे में क्या है? मैम सांसू में 35 से 40, अब 40 हो गया है, पहले 35 था, तो 40 तक हम लोग खेल सकते हैं। यानी कि 40 इयर्स तक अलग अलग कैटेगरीज में ये जो है वुशु का गेम जो है वो खेला जा सकता है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, क्योंकि हर गेम में एक प्रोफेशनल जैसे स्मार्ट ट्रेनिंग की भी आप बात कर रही थी, कोई अगर इंटरेस्टेड है, कोई बच्चियां इंटरेस्टेड हैं या बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो उनको कहाँ मूव करनी चाहिए, कहाँ इनकी ट्रेनिंग हो जाए? क्योंकि स्मार्ट ट्रेनिंग आज प्रोफेशनल वे में, टेक्निकल वे में समझना और खेलना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आगे बढ़ना है। जैसा कि आपने कहा, घुड़दौड़ की तरह दौड़ा नहीं जा सकता है, स्मार्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें ये ट्रेनिंग कहाँ से मिल सकती है? पटना में बहुत जगह होता है मैम, कुर्जी में होता है, मेदंगम स्कूल ऑफ आर्ट में होता है, साई सेंटर में होता है जी। और आप मेरे से भी जुड़ के पूछ सकते हैं डायरेक्टली, आप नूतन वुशु पेज से संपर्क करके, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी। मैं रिप्लाई भी करती हूँ, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं हेल्प करूंगी। आरा में भी इसकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और आप इंडिया में कहीं भी होती है, हर जगह होती है, आप कर सकते हैं जी। यानी कि कई जगह बिहार में भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ से आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम थोड़ी सी बात इस करेंगे कि स्पोर्ट्स में महिलाओं की भागीदारी को लेते हुए आज कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट्स, अनइक्वालिटी या स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मास को लेकर लड़कियां बैक ऑफ हो जाती हैं या ड्रॉप आउट हो जाती हैं। आपने खुद भी बहुत चैलेंजेस फेस किए। बिहार में क्या चीजें ऐसी हो कि ये खेल में लड़कियां, बच्चियां जो है आगे बढ़ के आए? आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए? मैम साई सेंटर होनी चाहिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पर लड़कियां रह के ट्रेनिंग कर सके, इस माहौल से दूर हटके। और मैं फैमिली से कहना चाहूंगी कि आप इस चीज को समझिए, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो बाहर के लोग तो कमेंट करने के लिए तो है ही, सबकी सोच अलग अलग होती है। अगर एक लड़की को फैमिली नहीं समझ पाती है तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है।
वो समाज के ताने वाने झेल सकती है। तो वहाँ से मैं चाहती हूँ कि फैमिली सपोर्ट करे, उन्हें समझे, उन पे भरोसा करके उनको आगे बढ़ाए, और शादी के बाद भी उनके ससुराल वाले सपोर्ट करे तो वो अच्छा कर सकती है, हस्बैंड कोऑपरेट करे तो वो खेल सकती है। और नॉर्मली हम देखते हैं अदर स्टेट में, तो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट स्टेट में भी अगर मेडल आते हैं तो बिल्कुल माला वाला पहना के उनको ऐसे स्वागत किया जाता है कि बाकी लड़के देख के मोटिवेट हो जाती है। वो चीज़ अभी हमारे स्टेट में नहीं है। हमारे स्टेट में अभी भी लोग का कहना है कि लड़की है तो मतलब बाहर जाएगी तो हमारा इज्जत कम हो जाएगा। तो ये सोच जो होता है हम लोग को बहुत कमजोर पड़ता है। घूंघट में रहे तो वही इज्जत है, तो वो घूंघट हम लोग के लिए बहुत ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं बैक खींचती है, लाइक पुलिंग का काम करती है वो। तो लड़कियों को चाहिए कि वो साहस से करे, साहस मतलब बाकी लोगों का बात को दरकिनार करे, फैमिली को समझाए और फैमिली सपोर्ट करे तो अच्छा कर सकती है। जी, आपका वुशु के अलावा और भी कई स्पोर्ट्स में जैसे कि आपने ब्लैक बेल्ट वगैरह भी लिया है, तो अन्य अन्य खेल में जो आपकी स्पेशलिटी रही है और इंटरनेशनल में जो आप खेली हैं, जब आप बिहार से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाती हैं तो क्या लगता है कि कैसी कमी है कि थोड़ा सा और मुझे बूस्टअप होता तो मैं और अच्छा कर सकती? जैसे आपका मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप ब्रॉन्ज तक ही ला पाई, गोल्ड से पीछे छूट गई, तो कहाँ प्रयास में कमी रह गई या क्या एफर्ट में कमी रह गई, कहाँ प्रयास लगना चाहिए था? मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, और जब मैं जॉब लगा तो मैं जॉब के लिए वापस बिहार में आ गई। और अगर बिहार में वो फैसिलिटी रहती है, वो एक्सीलेंसी रहता, उस टाइप का एकेडमी रहती, तो मैं यहाँ से गेम को कैरी कर पाती। बट यहाँ से छुट्टी को लेने में मुझे 2 साल लगे। 2 साल बाद छुट्टी का प्रावधान हुआ, तब तक बहुत हद तक पर्सनैलिटी मेरे मतलब ट्रेनिंग बहुत डाउन हो चुकी थी। बट मैंने वापस किया तो मुझे ऐसा लगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी ये सब रहना चाहिए था। बाकी क्योंकि अब समाज का उतनी बातों को मैं ध्यान नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है जब मैं एक अच्छा लेवल करके तो समाज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया कि हाँ इसने मेहनत किया तो जॉब ले ली। उसके बाद लोग का मेंटलिटी हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। बट गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। बातों का सार यही है कि आपको अपने अंदर ये अलग ही अपने अंदर जज्बा जगाए रखना है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं तो कहीं ना कहीं आप सारी बातों को दरकिनार करते हुए जो समाज आपको ताने देता है वो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में, आपके वाहवाही में आगे आ जाता है। नूतन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है जो दर्शक, जो लड़कियां हमारे इस कार्यक्रम को देख रही होंगी, उन्हें भी बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की वुशु के बारे में। और भी कोई विषय अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो हमें जरूर लिखें। हम चाहेंगे कि आपकी रुचि के अनुसार आपके कार्यक्रम को हम पेश कर सके। और इसके लिए आप हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। आप हमारे ईमेल आईडी director@ddkpatna@gmail.com पे भी हमें लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार। आ जा रहे